नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 2 साल के सूखे के बाद राहत की खबर। मौसम विभाग का बम्पर मानसून का अनुमान। मराठवाड़ा समेत सूखाग्रस्त इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद। डूबे कर्ज के मुद्दे पर आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, बकायेदारों के नामों का होना चाहिए खुलासा। वसूली के लिए उठाए कदमों की मांगी जानकारी। केरल में सभी धार्मिक स्थलों पर शाम से सुबह तक आतिशबाजी पर रोक। हादसे की सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने मांगी राज्य सरकार की राय। 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साजोसामान के समझौते पर सैद्धांतिक सहमति। दिल्ली में भारत और अमेरिका के रक्षा सचिवों की बैठक। भारत में सेना की तैनाती से अमेरिका का इनकार। रजलान शाह हॉकी कप मुकाबले में भारत की बड़ी जीत। पाकिस्तान को 5-1 से हराया। न्यूजीलैंड से मुकाबला कल। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि किसानों से वसूली के लिए उनकी जमीनें बेच दी जाती हैं तो फिर बड़े लोग कैसे बच जाते हैं। कोर्ट ने बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक करने पर भी पक्ष लिया और मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के डूबे कर्ज पर मंगलवार को रिजर्व बैंक से कई सवाल पूछे। कोर्ट का मानना था कि उद्योगपतियों और कंपनियों पर बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने इसे गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रकम इतनी बड़ी है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ने यहाँ ये हलफनामा दाखिल कर दिया कि भाई इसको सार्वजनिक ना किया जाए। कोर्ट ने उनसे ये बोला कि भाई तुमने क्या स्कीम निकाली है जिससे कि तुम ये इंश्योर कर सको कि आगे से कम इस तरह के रेकलेस लेंडिंग नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर व्यापक बहस होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से उन मुद्दों की सूची बनाने को कहा है जिन पर जिरह जरूरी है। इसमें वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने डिफॉल्टरों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी टिप्पणी करी कि एक छोटे छोटे किसान जो हैं उनको थोड़ा सा अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तुम लोग तो उनकी ज़मीन वमीन बेच देते हो, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने हज़ारों करोड़ ले रखे हैं वो लोग पैसे पे पैसा लेते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट के आदेश पर आरबीआई ने उन 150 कंपनियों की सूची सौंपी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। पीटीआई के मुताबिक साल 2012-13 से लेकर 2015-16 की तीसरी तिमाही तक बैंकों ने 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभम भट्टाचार्य। शुभम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और जो कोर्ट का फिलहाल शुरुआती रुख दिख रहा है अब तक की, मैं कहूँ हियरिंग में काफ़ी सख्त दिख रहा है, लेकिन ये समझ से परे दिखता है कि सीबीआई हो या फिर भारत सरकार की ओर से नामों को सार्वजनिक करने को लेकर बचने की कवायद क्यों हो रही है? एक चीज़ ये है कि 4 लाख करोड़ रुपए में बहुत सारे ऐसे भी नाम होंगे जिन्होंने वारी मतलब काफ़ी प्रोफेशनल वजह से कंपनियों में प्रॉब्लम आई होगी। अब जैसे उनके भी डिफ़ॉल्टर्स के लिस्ट में सूची में नाम आ जाता है तो निश्चित ही उनको बाज़ार से फ्रेश लोन मिलना एक तरह से असंभव हो जाएगा। तो एक साथ में जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स है वो एक तरफ, उनके अगेंस्ट सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर जो विलफुल नहीं है वो भी तो एसएनपीए में है और उनका भी तादाद काफ़ी है, तो उनका फिर सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो जाएगा कि ये इनके कंपनी का भी, क्योंकि वो कंपनियां वो सारे होंगे जो अपने कंडीशन को बैंकर्स के सामने खुलासा कर रहे होंगे बट पब्लिक के सामने खुलासा नहीं कर रहे होंगे, और जायज़ है वो। अब वो अगर सामने आ गया तो उन कंपनियों की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी।
लेकिन फिर क्या उनके सहारे जो दूसरे लोग हैं, जो वेलफुल मैं कहूँ डिफ़ॉल्टर हैं, वो फिर उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और शायद इसी वजह से ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखता है? विलफुल डिफॉल्टर्स का एक बहुत बड़ा लिस्ट बार बार सामने आ रहा है और उसमें आप देखेंगे जितने सारे कंपनीज है वो कोई बहुत ग्रेट शेक्स नहीं है, लेकिन उनके अमाउंट्स काफ़ी है। तो और कुल मिलाकर बड़े बड़े डिफॉल्टर्स कौन है उनके लिस्ट भी पता है, जिन कंपनीज के बहुत बड़ी सिबिल के आंकड़े से निकले हैं, जो क्रेडिट स्विस का एक लिस्ट है, हाउस ऑफ कार्ड्स उसमें निकले हैं, तो मोरलेस पता है। जो बाकी सारे जो उनमें आ जाएंगे और इनको लेकर करीब करीब 1.5 या 2 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट इन्हीं लोगों के नाम से है। रेस्ट जो बाकी लोग हैं उनके नाम अगर सामने आएंगे तो प्रॉब्लम यही होगा कि उन कंपनियों की हालत और भी खराब होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी जो डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे कंपनियों की हालत जो और ख़राब है वो और भी ख़राब होंगे। लेकिन जब कोर्ट ये कह रहा है कि एक तरफ आप छोटे आम आदमी या किसानों की बात करते हैं, वहाँ पर कुछ हज़ार या लाख का मामला आता है, तो आप नीलामी की बात करते हैं, नोटिस चस्पा किया जाता है, ज़मीन की नीलामी या दूसरे तरीके से उगाही की जाती है, यानी कि रिकवरी होती है। यहाँ पर जो तरीका है, मैं पिछले अगर 1 दशक की बात करूँ, पिछले 10 वर्षों में तरह तरह की स्कीम्स या फिर तरह तरह के सिस्टम अपनाए गए हैं, लेकिन रिजल्ट अब तक मैं कहूँ कि शायद नेगेटिव दिखा। क्यों ऐसा? बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ मैं, प्रशांत भूषण जी बहुत तबीयत से कहे कि छोटे किसानों के उठाए जाते हैं, मैं उनको कहूँगा एक भी एविडेंस देने के लिए कि किसी भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक जाके किसी किसान के ज़मीन कब्जा किए हैं और उससे नीलामी करवाए हैं। किसी बैंक की किसी हालत में नहीं है कि वो इस तरह का स्टेप्स ले सके। तो छोटे हो या बड़े हो, ऋण लेने का एक बहुत बड़ा जो केसेस जो हम लोग सुनते थे, पेपर्स में आते थे, वो थे मिडिल क्लास में। हाउस खरीदे या स्कूटर्स, कार्स खरीदे और उनके साथ बहुत सारे बैंक्स की अनबन हो गई, वो सारे केसेस हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में लोगों को ज़मीन से परे किया जा रहा है, ऐसा कोई केसेस सामने लाके दिखाना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस किसी के सामने। इट्स अ गुड डिबेटिंग पॉइंट, रिटोरिकल पॉइंट है, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन एनपीए को लेकर सरकार अलग अलग तरीके से बात करती है, एजेंसियां कहती हैं कि रिकवरी की बात हो रही है। सवाल ये कि जहां पर खड़े थे वहां पर 2 कदम पीछे दिखते हैं हर गुजरते साल के साथ, कहीं हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं? और आगे और भी खराब होगी वो इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक का जो स्टेप है, रिजर्व बैंक कह रहे हैं कि नॉट ओनली आपके जो अपने एनपीएस हैं जो आपने अभी दर्शाए हैं, साथ में जो अपने दर्शाने से हिचक रहे हैं कि भाई हमारा बैलेंस शीट पे और भी चोट आएगा वगैरह, उसको भी आप सामने लाइए। मैंने आप कह रहे हैं कि अभी कुछ बैलेंस शीट ऐसी हैं जो कि सामने नहीं आई हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बैंक्स ने वही बताए थे कि भाई हमारे बैलेंस शीट्स क्लियर हैं, हमारे बैलेंस शीट में हमारे जितना हिट लेना था ले चुके हैं। उसके बाद जैसे रिजर्व बैंक ने स्टेप्स लेने शुरू किए कि बैंक्स को जो स्टेप्स थे, बैंक के पास जो स्पेस थे वो स्क्वीज करना शुरू किए, तो बहुत सारे सामने आए। तो इसलिए अभी भी किसी बैंक के लिए कहना कि भाई हमने सारे क्लियर कर दिए हैं, हमारे सारे एनपीए सामने हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके बहुत सारे वजह है। क्योंकि बैंक्स के रिकग्निशन ऑफ एनपीए नॉर्म्स अभी भी उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चलते हैं। बैंक्स कि भाई जब तक आज तब तक आज करके बहुत सारे केसेस को ऐसे भी पकड़ के रखते हैं कि हम हो जाए, शायद हो जाएगा। लेकिन 2017 की जो डेडलाइन है उसको देखते हुए अभी इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होने का चांसेस है। यानी कि 14% हम लोग जो कह रहे हैं कि एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर प्लस स्ट्रेस्ड एसेट्स सब कुछ मिला के एज परसेंटेज ऑफ बैंक लोन्स की जो अमाउंट है उसमें बढ़ने rather than घटने की चांसेस है। तो शुभ, फिर विकल्प क्या है? एजेंसियों के सामने, सरकार के सामने, आरबीआई के सामने विकल्प हैं क्या? कैसे इसको मैं कहूँ कि उस लेवल पर लाएंगे जो हमने टारगेट एक रखा हुआ है, या फिर ये कहा जाए कि तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इसी तरीके से चलती हैं? मोरलेस भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा वीकनेस है कि हमें पिछले बार भी 1997 में इस तरह का एक बहुत बड़ा झटका आया था। हमने उससे कुछ खास लेसन्स ड्रॉ नहीं किए। रादर हम ये कहते कि भाई हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे हैं, बाकी दुनिया में सब कोई गड़बड़ हो रहा था, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे सब कुछ बचा के रखा, मजबूत हैं। तो नॉट लर्निंग द लेसन्स का रिजल्ट ये है कि इस बार हमें लेसन्स लर्न करना पड़ेगा। और इस बार लेसन्स लर्न करने के लिए सबको, यानी कि वही टैक्स पेयर्स, वही बैंक्स को अभी इस वक्त खड़े होकर डिफॉल्टर्स के सामने जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप हमें पैसा दीजिए। हम जितने सारे लोन थे उस लोन्स में जितना सारा हो सकता है
वो एसेट सीज करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और वो हिम्मत जुटाने की जो प्रक्रिया जो अभी जैसे मीडिया के सामने आ रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इन बैंक्स के भी जो उन जो 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 ऑफिसर्स हैं उनको उनको उनके प्रति प्रेशर आ रहा है कि भाई आपको करना ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके पॉलिटिकल वजह से या किस वजह से मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता वाला जो दौर था वो खत्म हो चुका है। एंड ये एक बहुत बड़ा मुझे कहते लगता है एक पॉजिटिव टेंडेंसी है जो आगे चलकर इनको कुछ रिजल्ट देगा। बिल्कुल, और देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से इस पर आखिरी फैसला सुनाता है और उसका दबाव कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव का आगाज। सरकार के काम पर मतदाता की आवाज। राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सूखे और पानी की किल्लत की खबरों के बीच मौसम विभाग ने आज राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मानसून के सामान्य से 6% ज़्यादा रहने का विभाग ने अनुमान जताया है। 2 साल के सूखे के बाद इस साल जमकर पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। अनुमान के मुताबिक इस साल 104 से 110% तक बारिश होगी, जो कि सामान्य से ज्यादा है। मानसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मानसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छे मानसून से मराठवाड़ा समेत उन इलाकों में ज्यादा अच्छी बारिश के आसार हैं जो फिलहाल भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्योंकि सूखा व्यापक क्षेत्र पे, लेकिन खास तीव्रता जो है मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के ये भाग है। तो मोटे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है, वो तथा मानसून ट्रफ जोन है जिसमें कि सेंट्रल इंडिया और ये क्षेत्र भी सम्मिलित है, इनमें बेहतर होने की संभावना है। हालांकि मानसून के पश्चिम तट पर पहुंचने के बारे में मौसम विभाग बाद में अनुमान जारी करेगा। मानसून के सामान्य रहने की सबसे बड़ी वजह है समुद्री सतह में तापमान बदलाव और दूसरी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो के कमजोर होने और ला नीना की स्थिति बनने से बेहतर मानसून आता है। पिछले साल सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी, जिसके चलते अनाज पैदावार में कमी के साथ ही 10 राज्यों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केरल हाईकोर्ट ने पुतंगल मंदिर हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शाम से लेकर सुबह तक मंदिरों में आवाज वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। वहीं पुलिस ने आज 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुतिंगल मंदिर हादसे के 13 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। इनमें मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये लोग हादसे के बाद से फरार थे और मंगलवार सुबह उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इनके अलावा आतिशबाजी का ठेका हासिल करने वाले 2 कंपनियों के 6 कर्मचारियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। Offence is actually culpable homicide, not amounting to murder, and then expose of suicide. इस मामले पर केरल हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य में शाम से सुबह के बीच मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर छिपाए गए पटाखों का पुलिस को पता क्यों नहीं चला। हाईकोर्ट के एक जज ने सोमवार को चिट्ठी लिखकर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में बदल दिया।
उधर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक के लिए 14 अप्रैल को राज्य सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। In that meeting, we will discuss this, and in that meeting, the concerned ministers, opposition leader, and all the party leaders will be there. Then we will discuss. This is a major policy decision. We will take a proper decision after the deliberations of that meeting. पुतिंगल मंदिर में रविवार तड़के आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लग गई थी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 383 लोग घायल हैं। इस आतिशबाजी के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका सैन्य साजोसामान समझौते पर सिद्धांत रूप से सहमत हो गए हैं और इससे दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत जैसे कामों के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि भारत में अमेरिकी सेनाएं तैनात करना समझौते का मकसद नहीं है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के बीच मुलाकात में दोनों देशों ने सैन्य रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों में सैन्य साजो सामान की एक दूसरे के यहाँ मरम्मत से जुड़े समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा वार्ता करने पर भी सहमत हुए हैं। इसमें दोनों देशों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। We also agreed soon to conclude a commercial shipping information agreement to help our navies work together to defend our countries and promote and protect global commerce. दोनों देशों की नौसेना के बीच होने वाली वार्ताओं में अब पनडुब्बियों से जुड़े मसले भी शामिल होंगे। दोनों देशों ने नौवहन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर दिया है। Defense cooperation is a central pillar of India's multifaceted relationship with the US. A stronger India-US partnership will promote peace, stability, and progress in our region and the world. वार्ता के बाद दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। दोनों देश रक्षा उत्पादों से जुड़ी तकनीक में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर और जेट इंजन की तकनीक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने देवनाथ डंपिंग ग्राउंड के बहाने आज स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को काम करना होगा। राहुल 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर थे, जिसका आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने मुंबई में सराफा कारोबारियों से भी मुलाकात की। मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष मुंबई के देवनार डंपिंग मैदान का जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मुंबई देश के विकास का प्रतीक है, जहां कचरे के ढेर लगना ठीक नहीं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को भी निशाना बनाया। सिर्फ स्वच्छ भारत बोलना और स्वच्छ भारत करना 2 अलग बातें हैं। दुख की बात यहाँ है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि इसको हम कैसे साफ करें। राहुल गांधी जावेरी बाजार में हड़ताल पर बैठे सर्राफा व्यापारियों से भी मिले। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के मामले पर व्यापारियों को समर्थन की बात दोहराई। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। अब आग बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी किसी भी वजह से मुंबई जब जाते हैं अपने पार्टी के काम से, तो इन सब चीज़ों के सामने पहुंचकर फोटो सेशन करा लेते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई थी, जिसके धुएं से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष के वहां जाने से यह मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाईकोर्ट में दाखिल एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुरथल मामले में 3 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। जांच टीम ने एफआईआर कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इससे पहले मीडिया में आई खबरों में इस बात का जिक्र किया गया था कि 22 फरवरी की रात करीब 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन हरियाणा पुलिस शुरुआत से इस तरह की संभावनाओं को नकारती रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सवाल पूछे थे और जिसके बाद फरवरी में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे में भी इस तरह की घटनाओं को खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज 56 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 11 को पद्म भूषण और 40 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। सम्मान पाने वाले दिग्गजों में डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक बी.के. आत्रे, सुपरस्टार रजनीकांत, प्रियंका चोपड़ा, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी, गायक उदित नारायण और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा प्रमुख हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के नेता भी मौजूद थे।
कनाडा की सरकार ने कामागाटा मारू की घटना के लिए 100 साल बाद माफ़ी मांगने का फैसला किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि वो अपने देश की इस गलती के लिए 18 मई को संसद में प्रस्ताव के जरिए माफ़ी मांगेंगे। 1914 में कामागाटा मारू में जहाज़ पर सवार 376 लोगों को कनाडा ने अपनी सीमा में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद जहाज़ को वापस कोलकाता के बजबज बंदरगाह भेजना पड़ा था और जहां अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से की गई गोलीबारी और उसके बाद मची भगदड़ में कई यात्रियों की मौत हो गई थी, जिनमें ज़्यादातर सिख थे। On May 18th, I will stand in the House of Commons and offer a full apology for the Komagata Maru incident. मलेशिया में चल रहे अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने आज पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। भारत ने मैच की शुरुआत में ही दबदबा बनाए रखा और खेल के चौथे मिनट में ही मनप्रीत सिंह ने पहला गोल किया, लेकिन पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बराबरी कर ली। लेकिन एसवी सुनील ने भारत को एक बार फिर से बढ़त दिलाई और दूसरे हाफ में भारत ने एक के बाद एक 3 गोल कर स्कोर को 1 के मुकाबले 5 पर पहुंचा दिया। भारत की ओर से तलविंदर सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने गोल किया। Simon Taylor did not hesitate for one moment, and India have taken the lead back. Well, Manpreet drilled that. और अब कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। NIA अधिकारी तंजील अहमद हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चैनुल और रियान नाम के इन आरोपियों ने अलग अलग मामलों में तंजील की मदद मांगी थी, जिसे तंजील ने इनकार कर दिया था। प्रत्यूषा बनर्जी मौत मामले में कोर्ट ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज की अंतरिम जमानत उन्हें दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक हर रोज पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा है। राहुल पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। महाराष्ट्र के भिवंडी में मंगलवार को 4 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। आग लगने के वक्त 100 से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग में थे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारत के 3 विश्व धरोहरें खतरे में हैं, जिनमें पश्चिमी घाट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। WWF का कहना है कि खनन और दूसरी औद्योगिक गतिविधियों के चलते यह खतरा पैदा हुआ है। गोवा में टैक्सी और ऑटो रिक्शा की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। मंगलवार को 15,000 से ज़्यादा टैक्सियां गोवा की सड़कों में नहीं चली। गोवा के टैक्सी ऑपरेटर क्या है कि टैक्सियों पर रोक लगाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 123 अंक की बढ़त के साथ 25,145 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक की बढ़त के साथ 7,708 पर। नेपाल में एक बस दुर्घटना में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। बस खोटांग जिले से राजधानी काठमांडू आ रही थी और उसी दौरान सड़क से 300 मीटर नीचे खाई दी जा रही थी। इस बस में करीब 40 लोग सवार थे। अमेरिका ने बांग्लादेश में ब्लॉगरों की हत्या की जांच में FBI के सहयोग की पेशकश की है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लिखने वालों की हत्या के कई मामले सामने आए। ब्राजील के निचले सदन ने राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया है। रविवार को निचले सदन के सदस्य महाभियोग के लिए वोटिंग कर सकते हैं। दिल्मा के विरोधी उन्हें आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बेल्जियम ने आतंकी हमले के लिए 2 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इस्माइल और इब्राहिम नाम के लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। पिछले महीने ब्रसेल्स के हवाई अड्डे और मालदीव मेट्रो स्टेशन पर हुए इन हमलों में 32 लोगों की मौत हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।